एक अंधेरे कमरे में एक बंधी हुई महिला बच्चे को जन्म देते समय चीखती है। कई मिनट की पीड़ा के बाद एक विकृत बच्चे का जन्म होता है। बच्चे की जांच करने के बाद एक रहस्यमय व्यक्ति उसकी मां को मार देता है। यह सब 2 साल पहले शुरू हुआ था, जब रेगिस्तान से गुजर रहे एक परिवार को गलती से सेक्टर 16 नामक एक सैन्य क्षेत्र मिल गया। अगले दिन आधा परिवार मर चुका था। अगले हफ्तों तक अमेरिकी सेना ने लापता लोगों की तलाश के लिए एक टीम भेजी। वर्तमान में सैन्य नेताओं ने एक टीम को उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी स्थापित करने का आदेश दिया है। कनेक्शनों का परीक्षण करने के लिए तकनीशियन हान ने एक पुरानी खदान में कुछ नकली गुड़िया लगाई हैं, जिनका उपयोग गुप्त बैठक कक्ष के रूप में किया जा सकता है। डॉर्स विल्सन नियंत्रण कक्ष से चीजों पर नजर रखते हैं, जिसमें एक ताप संवेदक लगा है। विल्सन हान को बताता है कि कुछ कनेक्शन काम नहीं कर रहे हैं। इससे पहले कि वह स्कैनर पर कुछ अजीब चीजें देखता है, इससे पहले कि वह इसका विश्लेषण कर पाता, स्क्रीन बंद हो जाती है। हान पावर बॉक्स देखने जाता है और पाता है कि केबल जले हुए हैं, इसलिए वह मान लेता है कि चूहों ने ऐसा किया है। इस बीच डॉ फोस्टर एक पहाड़ी की चोटी पर अपना उपकरण लगा रहे हैं। वह विल्सन को रेडियो पर कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जवाब नहीं देता। फिर वह हान से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खदान में मृत पड़ा है। जब फोस्टर पलटता है तो वह एक उत्परिवर्तित आदमी को सांप खाते हुए देखकर चौंक जाता है। फोस्टर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उत्परिवर्ती आदमी उसके बैग की जिप देखकर ज्यादा खुश होता है। अचानक वह आदमी एक अजीब शब्द गुर्राने लगता है कि वह कह रहा है, भाग जाओ। और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कोई उस पर पीछे से हमला करता है और उसे मार डालता है। कर्नल रीडिंग चीख पुकार सुनता है, इसलिए वह फोस्टर को ढूंढने निकल पड़ता है। अचानक एक म्यूटेंट उसके पीछे प्रकट होता है और उसे एक रॉड से वार करता है और फिर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। इसी बीच सैनिकों का एक समूह एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र में भारी गोलीबारी की चपेट में है। स्पिटर गलती से अपना हेलमेट खो देता है और अपने साथियों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उसे वापस लेने जाता है। मेरा हेलमेट उसके पास फटता है और उसे उड़ा देता है। एक दुश्मन उन्हें और उनकी मां को अपमानित करना शुरू कर देता है, इसलिए क्रैंक छिपने से बाहर निकलकर उसका पीछा करता है। उसके साथी उसे पागल समझते हैं, लेकिन उनके पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे एक दरवाजे से कुछ ग्रेनेड फेंकते हैं और विस्फोट उन्हें नीचे गिरा देता है। उनके बगल में एक बच्ची की गुड़िया गिरती है और एक माँ अपने बच्चे के लिए रोती हुई दिखाई देती है। नेपोलियन उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन महिला अपने कपड़ों के नीचे ग्रेनेड का एक गुच्छा दिखाती है। वह विस्फोट को दर्शाने के लिए काबूम कहती है, जिससे पता चलता है कि और वे असली युद्ध में नहीं हैं। इसके बाद सार्जेंट जेफरी पूरी टीम को बेवकूफों जैसा व्यवहार करने के लिए डांटते हैं। वे यह भी घोषणा करते हैं कि वे सेक्टर 16 में काम कर रहे वैज्ञानिकों के लिए कुछ सामान पहुंचाने जा रहे हैं। यह एक अति गोपनीय क्षेत्र है, इसलिए उन्हें किसी से बात नहीं करनी चाहिए और न ही इधर उधर भटकना चाहिए। जब वे सेक्टर 16 पहुंचते हैं तो टीम को याद आता है कि सेना वहां परमाणु हथियारों का परीक्षण करती थी और उन्हें चिंता होती है कि यह रेडियोधर्मी जमीन हो सकती है। हालांकि जेफरी कहते हैं कि उनके उच्च अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया था कि ऐसा नहीं है। यात्रा के दौरान कैडेट एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं और यह बहस में बदल जाता है। क्रैंक को गुस्सा आता है और वह लगभग किसी को ट्रक से नीचे फेंक देता है, इसलिए बाकी लोगों को उसे नीचे बुलाना पड़ता है। जब वे अंततः वैज्ञानिकों के शिविर में पहुंचते हैं तो उन्हें एक भी व्यक्ति नहीं मिलता। वे रेडियो पर कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उन्हें चट्टानों के पीछे से कोई नजर नहीं आता। क्रैंक खदान का दरवाजा खोलता है और बाहर उड़ते हुए चमगादड़ों के झुंड को देखकर चौंक जाता है। उन्हें एक सैटेलाइट फोन मिलता है, हालांकि वह नष्ट हो चुका है। अचानक एक ट्रक रेडियो को एक आदमी का संदेश मिलता है जो मदद मांग रहा है। वह कहता है कि वह पहाड़ी पर है, लेकिन इससे पहले कि वह और जानकारी दे पाता, कॉल खत्म हो जाती है। उसी समय टीम को पहाड़ी पर एक सिग्नल मिरर दिखाई देता है और जेफरी घोषणा करता है कि वे एक बचाव अभियान पर जा रहे हैं। नेपोलियन सोचता है कि बेस से संपर्क किए बिना जाना एक बुरा विचार है, इसलिए जेफरी उसे एक पैर पर बाथरूम की रखवाली करने की सजा देता है। बाहर निकलते समय जेफरी एम्बर को छेड़खानी करते हुए देखती है और उसे भी रुकने के लिए कहती है और उसे रेडियो पर कोशिश करते रहने के लिए कहती है। एम्बर आदेशों का पालन करती है और दूसरी तरफ से एक हेलो सुनकर हैरानी जताती है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे ही समूह पहाड़ी पर चढ़ता है, मिकी गलती से एक छिपे हुए गड्ढे पर पैर रख देता है और गिर जाता है। बाकी लोग उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उसे समय रहते बाहर निकाल लेते हैं। गड्ढे में एक पत्थर फेंकने से उन्हें पता चलता है कि वह लगभग 100 मीटर गहरा या 100 साल पुराना होगा। मिकी का टखना घायल है, इसलिए जेफरी उसे वापस कैंप भेज देता है। इसी बीच नेपोलियन शौच के लिए बाथरूम में जाता है। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और शौचालय में एक हाथ दिखाई देता है जो उसका पैर पकड़ लेता है और तुरंत घबराहट में बाहर आ जाता है। एम्बर को उसकी कहानी पर शक होता है और वह ज्यादा ध्यान से देखती है, लेकिन उसका पूरा हाथ मल में दिखाई देता है।
दोनों कैडेट चिल्लाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी एक आदमी शौचालय से बाहर निकलकर मदद मांगता है। सैनिक उसे बाहर निकालते हैं और पता लगाते हैं कि यह विल्सन है, जिसके कांपते शरीर पर अजीब से घाव हैं। विल्सन मरने से पहले फुसफुसाता है कि वे यहाँ हैं। नेपोलियन को एहसास होता है कि किसी ने उसे काट दिया है ताकि वह किसी संक्रमण से धीरे धीरे मर जाए। नहाने के बाद दोनों जेफरी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो अभी भी बेकार है। उसी समय उन्हें कुछ धुआं दिखाई देता है और यह देखकर चौंक जाते हैं कि किसी ने उनके ट्रक में आग लगा दी है। एम्बर देखती है कि उसकी राइफल गायब है और अपनी टीम को चेतावनी देने के लिए उसे ढूंढने का फैसला करती है, लेकिन नेपोलियन वहीं रहने का फैसला करता है। कुछ ही कदम चलने के बाद एम्बर एक आवाज सुनती है और अचानक एक ज़ॉम्बी पीछे से उस पर कूद पड़ता है। वह खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन म्यूटेंट बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। फिर एम्बर उसे एक पत्थर से मारती है, लेकिन म्यूटेंट उसे ब्लेड से वापस हमला करने के लिए मजबूर कर देता है। एक गोली म्यूटेंट को लगती है। यह चट्टानों में छिपे मिकी से आती है। म्यूटेंट खदान के एक गड्ढे में कूदकर बच निकलता है। एक अलग छेद से एक हाथ बाहर निकलता है और मिकी का टखना पकड़ लेता है, जिससे वह गिर जाता है। एम्बर उसकी बाहें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह रहस्यमयी हाथ बहुत जोर से खींच रहा है। वह अपनी बंदूक पकड़ लेती है, लेकिन गोली नहीं चला पाती क्योंकि मिकी का शरीर पूरे छेद को ढक रहा है। जल्द ही नेपोलियन आता है और मिकी को भी पकड़ने की कोशिश करता है। मिकी के शरीर से खून बहने लगता है जब चट्टानें उसका पैर तोड़ देती हैं, उसे मोड़ देती हैं जब तक कि उसका शरीर इतना सिकुड़ नहीं जाता कि वह छेद से होकर गायब हो जाए। पहाड़ियों पर डेल्मर को खोज जारी रखने के लिए एक ऊंची चट्टान पर चढ़ने के लिए चुना जाता है। वह लगभग फिसल जाता है, लेकिन शुक्र है कि वह ऊपर पहुंच जाता है। इस बीच मिस्सी अपने फोन पर अपने बेटे का संदेश देखने के लिए समूह से अलग हो जाती है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह किसी के उसके कंधे को छूने से चौंक जाती है, लेकिन यह सिर्फ उसकी टीम की एक सदस्य होती है जो यह घोषणा कर रही है कि वे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक चट्टान के ऊपर एक जूता पड़ा मिलता है। पास ही उन्हें फॉस्टर का शरीर मिलता है, जिसका बटुआ उसके सिर में फंसा हुआ है। दुश्मन की चिंता में स्पिटर कैंप से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके दोस्त जवाब नहीं देते। कुछ कोशिशों के बाद उन्हें रीडिंग की आवाज सुनाई देती है, जो कॉल खत्म होने से पहले बस एक वाक्य ही बोलती है। मिस्सी बताती है कि यह वही आवाज नहीं है जो उन्होंने पिछली कॉल में सुनी थी। टीम आगे बढ़ती रहती है, चट्टानों के बीच अजीब सी आवाजें सुनती है। अचानक एक म्यूटेंट स्पिटर पर हमला करने की कोशिश करता है। स्पिटर जवाब में गोली चलाता है तो म्यूटेंट पहाड़ी की चोटी पर भागता है और उस पर एक पत्थर फेंकता है। घबराकर स्पिटर बिना सोचे समझे गोली चलाता रहता है और गलती से जेफरी को कई बार गोली मार देता है, जबकि म्यूटेंट भाग जाता है। टीम उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जेफरी फिर भी मर जाता है। जब एम्बर और नेपोलियन आते हैं तो उन्हें मिकी के बारे में भी बताना पड़ता है। जेफरी के शरीर को एक कंबल में लपेटकर उसे ले जाने के बाद टीम वापस जाने लगती है। डेल्मर देखता है कि चट्टानों के ऊपर कोई हिल रहा है, लेकिन मुसीबत से बचने के लिए उसे अनदेखा कर देता है। जब नीचे उतरने का समय आता है तो स्पिटर पहले जाता है शरीर को उठाते हुए। पहले तो सब ठीक चलता है, लेकिन अचानक रस्सी टूट जाती है और स्पिटर गिरकर मर जाता है। क्रैंक नेपोलियन पर गलत गांठ बांधने का आरोप लगाता है। हालांकि डेल्मर देखता है कि रस्सी कटी हुई है। उन्हें यह भी पता चलता है कि उनकी सारी अतिरिक्त रस्सियां गायब हैं। टीम एक ऐसा रास्ता ढूंढने लगती है जो उन्हें सुरक्षित नीचे ले जा सके, लेकिन उन्हें बस रास्ते ही मिलते हैं। जब उन्हें एक और आवाज सुनाई देती है, वे उसका पीछा करते हैं जब तक कि उन्हें रीडिंग नहीं मिल जाता, जो मुश्किल से जिंदा है। वे उसके जख्मों की देखभाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रीडिंग उन पर झपट पड़ता है और हंसता है। फिर उन्हें दूर से चीखने की आवाज सुनाई देती है और सभी गोली चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वे मुड़ते हैं तो रीडिंग हाथ में बंदूक लिए खड़ा पाते हैं। वह बताता है कि खदानों में ऐसे इंसान रहते हैं जो पुराने प्रयोगों के दौरान हुई रेडियोधर्मी गतिविधि के कारण उत्परिवर्तित हो गए हैं। ये उत्परिवर्ती सभी पुरुषों को मार देते हैं, लेकिन महिलाओं को प्रजनन के लिए रखते हैं। टीम पूछती है कि कैसे निकला जाए और रीडिंग जवाब देता है आत्महत्या करके। कुछ मिनट बाद मिस्सी एम्बर के साथ बैठती है और उसे अपने बेटे का एक वीडियो दिखाती है। उनके पीछे एक उत्परिवर्ती दिखाई देता है और मिस्सी चिल्लाती है क्योंकि यह एक जाल है। लोग गोली चलाते हैं और जल्दी से उत्परिवर्ती को गोली मार देते हैं। इसके बाद मिस्सी शौच के लिए एक चट्टान के पीछे इस बात से अनजान कि कोई परछाई से देख रहा है। उन्हें एक बंद रास्ता और मिस्सी का फोन जमीन पर मिलता है। अपनी टॉर्च की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पता चलता है कि कुछ धातु की चादरें एक सुरंग को ढक रही हैं। इसलिए डेल्म नीचे सरकता है और निचले स्तर तक पहुंचने के लिए उसे रोकने वाले पत्थरों को लात मारता है। यह देखकर कि यह सुरक्षित है, बाकी टीम भी नीचे सरक जाती है। एम्बर घबरा जाती है जब उसकी बांह पर एक मकड़ी दिखाई देती है, लेकिन वह उसे पार करने में कामयाब हो जाती है। इस बीच स्टम्प पहाड़ी से नीचे जा रहा होता है जब उसे पास से किसी की आवाज सुनाई देती
देती है। उसके आसपास पत्थर गिरने लगते हैं और वह डरावनी आवाजें सुनता रहता है। उनसे बचकर घबराया हुआ स्टंप नीचे उतरने का फैसला करता है बिना रस्सी के। यह बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे धीरे धीरे चलना पड़ता है। बीच रास्ते में उसे दीवार में एक सुरंग मिलती है और वह अपने दोस्तों को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। जब वह निकलने की कोशिश करता है तो सुरंग में एक म्यूटेंट प्रकट होता है और उसका हाथ काट देता है, जिससे वह मर जाता है। खदान में टीम हवा के झोंके के साथ दीवार के एक छेद तक पहुंचती है। वे बाहर देखते हैं और अपने मृत दोस्तों को देखते हैं, जिसका मतलब है कि यही म्यूटेंट ने रस्सी काटी थी। अगली सुरंग पानी से भरी है, इसलिए वे जमीन नहीं देख सकते। खैर, एम्बर अपनी जेब में एक गोली रखने का फैसला करती है ताकि अगर उसे किसी आपात स्थिति में खुदकुशी करनी पड़े। वह गलती से एक गड्ढे में गिर जाती है और जब नेपोलियन उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वह भी अगले स्तर पर गिर जाता है। पानी गड्ढे से होकर बह जाता है और क्रैंक और डेल्मर नीचे देखते हैं कि उनके दोस्त ठीक हैं। उनके पास दो समूहों में आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मिस्सी को पकड़े हुए म्यूटेंट नीचे हैं, लेकिन उनके नजर आने से पहले ही वह छिप जाता है। डेल्मर और क्रैंक को एक और छेद ने अपना रास्ता रोक लिया है। क्रैंक एक बड़ी छलांग लगाने का फैसला करता है, लेकिन वह मुश्किल से दूसरी तरफ पकड़ पाता है। जैसे ही वह फिसलने लगता है, डेल्मर भी कूद जाता है और वास्तव में उतर जाता है। फिर वह क्रैंक को ऊपर लाता है। छेद के इस तरफ एक बीम है, जिसका इस्तेमाल वे सुरक्षित नीचे जाने के लिए करते हैं। धूल भरी चीजों से भरे एक कमरे में म्यूटेंट मिस्सी को गिरा देता है और कहता है कि उसे मां चाहिए। मिस्सी उसके चेहरे पर थूकती है और क्रोधित म्यूटेंट उसे बिस्तर पर पटकने से पहले उसे गाली देता है। मिस्सी अपना बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे नीचे गिरा देता है। मिस्सी उसके खून का स्वाद चखता है और उसे मीठा कहता है और फिर अपनी जीभ उसके मुंह में डालता है। मिस्सी जीभ का एक टुकड़ा काट लेती है और म्यूटेंट की कमर में लात मारती है। फिर वह भागने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से एक बड़ा म्यूटेंट दरवाजे पर आता है और उसे गिरा देता है, इससे पहले कि नया म्यूटेंट उसे भी मार दे, इसलिए वह भाग जाता है। इसके बाद बड़ा म्यूटेंट घोषणा करता है कि वह एक बच्चा चाहता है और मिस्सी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। चीख पुकार सुनकर डेल्मर और क्रैंक सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हुए मिस्सी का नाम पुकारते हैं। बड़ा म्यूटेंट दहाड़ता है और दरवाजा बंद कर देता है और फिर मिस्सी के पास वापस जाकर उसे पूरी तरह से गालियां देता है। इस बीच नेपोलियन और एम्बर को स्टंप का हेडबैंड मिल जाता है और उसका हाथ भी अचानक उनके पास गिर जाता है। एक म्यूटेंट चुपके से घूम रहा होता है और नेपोलियन गोली चलाता है और उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर म्यूटेंट हमला करने की कोशिश करता है तो एम्बर उसका सिर पकड़ लेती है और उसकी एक आंख फोड़ देती है। हालांकि नेपोलियन एक पत्थर से म्यूटेंट का सिर तब तक कुचलता है जब तक वह मर नहीं जाता। उसी समय सुरंग में एक अंधा प्राणी दिखाई देता है, इसलिए दोनों धीरे धीरे पीछे हटकर भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही म्यूटेंट उनकी गंध का पीछा करने की कोशिश करता है, एम्बर और नेपोलियन एक हैच से गिर जाते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि एक दोस्ताना म्यूटेंट इसे बंद कर देता है और उन्हें बताता है कि वे सुरक्षित हैं। जल्द ही क्रैंक और डेल्मर उसी सुरंग में पहुंच जाते हैं और उनकी आवाज सुनकर अंधा म्यूटेंट गोली चला देता है। डेल्मर घायल हो जाता है, लेकिन क्रैंक तेजी से काम करता है और जवाबी गोली चलाता है जब तक कि वह अंधे म्यूटेंट को नीचे नहीं गिरा देता। हालांकि अब दोनों सैनिकों के पास गोला बारूद खत्म हो गया है। नेपोलियन हैच खोलता है और अपने दोस्तों को अंदर ले आता है। म्यूटेंट उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहता है और एक छिपे हुए रास्ते को पार करने के बाद समूह एक कमरे में पहुंचता है जो शवों और पीड़ितों के सामान से भरा है। शरीर के अंग मेजों और हुकों पर या एक फ्रिज और मांस की चक्की के अंदर लटके हुए हैं। एम्बर चीखती है जब उसे मिकी का शव मिलता है। उसी क्षण डेलमार गिर पड़ता है और अपने दोस्त की बाहों में मर जाता है। डेलमारे के शरीर को घसीटते हुए समूह आगे बढ़ता रहता है। म्यूटेंट उन्हें प्रवेश द्वार तक ले जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से दरवाजा अटका हुआ है। एम्बर मिस्सी को वापस लेने जाना चाहती है, लेकिन क्रैंक को लगता है कि वह पहले ही मर चुकी है। तभी उसे एक लकड़ी के दरवाजे के पीछे डायनामाइट दिखाई देता है और वह तख्तों को उखाड़ना शुरू कर देता है। म्यूटेंट कहता है कि उन्हें किसी भी चीज को छूना नहीं चाहिए और भाग जाता है। जब एम्बर मिस्सी को ढूंढने का फैसला करती है तो नेपोलियन उसका पीछा करता है। अंततः क्रैंक दूसरे कमरे में प्रवेश करता है और एक डायनामाइट का डिब्बा उठा लेता है। हालांकि जब वह उसे बाहर निकालता है तो गलती से एक तार खींच लेता है, जिससे विस्फोटक फट जाता है। विस्फोट इतना बड़ा होता है कि नेपोलियन और एम्बर पर मलबा गिरता है, जो अपने दोस्त की जांच करने वापस आते हैं और उसे मृत पाते हैं। उसी समय बड़ा म्यूटेंट मिस्सी को बिस्तर से बांध रहा होता है और उसकी चीखें खदानों में गूंजती हैं। शोर के बाद नेपोलियन और एम्बर एक विस्फोट से खुली एक नई सुरंग से गुजरते हैं और सेना के बैठक कक्ष में पहुंचते हैं। जब नेपोलियन मेज के पास पहुंचता है तो एक म्यूटेंट जो डमी की पोशाक पहने हुए है उस पर अचानक हमला कर देता है। कुछ लातें मारने के बाद वह एम्बर पर कूद पड़ता है, जिससे नेपोलियन उसे अपने चाकू से 2 बार घाव मार देता है। इसके बाद एम्बर उसे अपनी बंदूक से तब तक घोंपती है जब तक वह मर नहीं जाता। दोनों चलते रहते हैं और कुछ लकड़ी के तख्तों के बीच से उन्हें मिस्सी के साथ बड़ा म्यूटेंट दिखाई देता है। एम्बर मिस्सी का फोन दूसरे कमरे में रख देती है और उसमें एक वीडियो चला देती है, इसलिए म्यूटेंट जांच करने बाहर जाता है। सैनिक दौड़कर अंदर आते हैं और मिस्सी को खोलते हैं, लेकिन उनके जाने से पहले ही म्यूटेंट लकड़ी के फांदों से होकर वापस आ जाता है। वह नेपोलियन को नीचे गिरा देता है और फिर मिस्सी को पकड़कर जमीन पर पटकना शुरू कर देता है। एम्बर को अपनी अतिरिक्त गोली याद आती है और वह म्यूटेंट के सिर में गोली मार देती है, लेकिन इससे बस थोड़ा सा दिमाग कट जाता है। म्यूटेंट नेपोलियन को फिर से नीचे गिरा देता है और एम्बर का गला घूंटने के लिए उसे पकड़ लेता है।
नेपोलियन एक धातु की छड़ पकड़ता है और उसे पकड़ने के लिए छुरा घोंप देता है, जबकि एम्बर अपनी उंगलियां दिमाग के घाव में डालती है। उसे तब तक दबाती रहती है जब तक वह गिर नहीं जाता। इसके बाद गुस्से में मिस्सी शरीर पर लात मारती रहती है और वह जाग जाता है और उसका टखना पकड़ लेता है, जिससे वह गिर जाती है। लेकिन नेपोलियन एक कुल्हाड़ी ढूंढ लेता है और एम्बर को अपने दोस्त को छुड़ाने में मदद करने से पहले उसे रोक लेता है। मिस्सी एक हथौड़ा लेती है और म्यूटेंट की कमर पर कुछ बार मारती है, जिसके बाद नेपोलियन अपनी बंदूक म्यूटेंट के मुंह में डाल देता है और अंततः उसे मार देता है। अब तीनों अंततः जा सकते हैं। सैनिकों के गायब होने की बात उनके परिवारों को कभी नहीं बताई जाती और उन्हें आधिकारिक तौर पर बिना छुट्टी के अनुपस्थित के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। सेक्टर 16 अभी भी एक रहस्य है और कोई